Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. We are continuing with the chapter number 12, that is the French Revolution, and this is me presented by Zahir sir. Okay, in the last classes, we have already seen how did the French Revolution took place, right? ठीक है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, कैसे राजा को, महारानी को गुलोटीन किया जाता है, और उसके बाद फ्रेंच जो है या फ्रांस जो है एक गणतंत्र और वी कैन से एक रिपब्लिक की तरह एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू असेस नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग जो है नेपोलियन बोनापार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लीज बी एक्टिव। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। द राइज ऑफ द जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। अब होता क्या है कि जनरली 1789 से राइट 1815 तक कहेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, राइट। जिसमें हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली बनता है, जहां पर इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, राइट, कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ बढ़ता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कि ये गणतंत्र बना दिया जाता है कि अब फ्रांस जो है वो आजाद हो गया और वो रिपब्लिक हो गया फ्रांस, राइट। ठीक है, अब देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, राइट, ये कैसे पावर में आता है, ये कैसे सत्ता में आता है। मतलब पहले फ्रांस जो है ये एक मोनार्की था, मतलब कहेंगे कि राजाशाही किंगशिप में था, राइट। फिर क्या हुआ, फिर जनता ने रिवॉल्ट किया और बोला कि मतलब आम आदमी ने रिवॉल्ट किया, थर्ड एस्टेट के लोगों ने रिवॉल्ट किया और कहा अब की बार किसकी सरकार, तो कहेंगे जनता की सरकार। किसकी सरकार भाई, जनता की सरकार। ये रिवॉल्ट कर दिए थे ना लुई 16 को, राइट। लुई 16 को मार दिया था, गुलोटीन कर दिया गया था। फिर मैरी एंटोनेट को गुलोटीन कर दिया गया था। अब फिर क्या होता है, वापस से कहीं ना कहीं नेपोलियन पूरे फ्रांस पे कब्जा कर लेता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, राइट, ये कब्जा करना शुरू कर देता है। तो वापस कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है, मतलब वन मैन रूल आ जाता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप आ जाता है, वन मैन रूल आ जाता है। फिर से क्या होगा, नेपोलियन मरेगा और फिर उसके बाद वापस से फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाएगा, राइट। तो वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नेपोलियन बोनापार्ट तक ही है, राइट। तो इसके बारे में हम देखते हैं और जानते हैं कि क्या चीजें यहां पर लिखी गई है। लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, शायद ये चेंज हो गया, रुकिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट, राइट, या बोनापार्टे आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नेपोलियन बोनापार्ट कहूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट was one of the greatest conquerors of the world. Yes, पता है क्यों? क्योंकि ये हैदर अली की तरह, जैसे हैदर अली कैसा था, एक छोटा सा सोल्जर था, फिर धीरे धीरे ये क्या बनता है, आपको मैं सिखा चुका हूं, याद है कुछ हैदराबाद के बारे में, ये बनता है कमांडर इन चीफ। यस सर। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली वोडेयार डायनेस्टी को हटाकर ये खुद हैदराबाद का राजा बन जाता है। वैसे ही नेपोलियन की कहानी है। नेपोलियन भी क्या था, नेपोलियन भी एक छोटा सा सोल्जर था, लेकिन धीरे धीरे ये कमांडर बनता है, राइट, लेफ्टिनेंट कमांडर बनता है और उसके बाद कहेंगे ये फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रांस का डिक्टेटर, या कहेंगे एक मोनार्क बन जाता है, अपना पूरा सत्ता अपने कब्जे में ले लेता है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है he was an outstanding military commander. He was born on 15th of August 1769 on the island of
Corsica. Okay, and became a lieutenant in the French army at the young age of 16. मतलब मात्र 16 साल की उम्र में ये क्या बन जाता है, एक लेफ्टिनेंट बन जाता है या ल्यूटेनेंट बन जाता है, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है उसके बाद। देखिए ये नेपोलियन बोनापार्ट का इमेज है जो आपके बुक में दिया गया है, राइट। सो नेपोलियन गॉट एडमिशन इनटू द मिलिट्री एकेडमी एट ब्रायन इन 1779। देखो मतलब कि अभी 1789 होना बाकी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होना बाकी है। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए बेस्टिल प्रिजन है ना, कब हुआ था, जुलाई 14 1789। ठीक है, और यहां पर अभी भी जब ये मिलिट्री स्कूल में जाता है 1779 है, मतलब अभी भी ऑलमोस्ट 10 साल बाकी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, राइट। ठीक है, फ्रेंच में बेस्टिल वाला जो किस्सा है, फॉल ऑफ बेस्टिल, आपको बताया था है ना कि वो प्रिजन था और वो प्रिजन से सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स या सब प्रिजनर्स को निकाल दिया था बाहर और राजा के खिलाफ एक तरीके से रिवॉल्ट कर दिया था। ओके, so he completed his courses in 1785 and joined the French army. Napoleon's fortune rose and fell during the entire period of the French Revolution, that is from 1789 to 1799। और आप देखेंगे कि 1799 या कहेंगे 1800 आते आते नेपोलियन की पॉपुलरशिप है या नेपोलियन का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ चुका था और नेपोलियन फ्रांस की सत्ता पे, फ्रांस का जो गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर देता है, राइट। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है बाय दिसंबर 1793 ओके नेपोलियन बोनापार्ट इमर्ज एज अ हीरो ऑफ टूलोन। ये टूलोन क्या है, टूलोन एक जगह का नाम है जहां पर बैटल होता है और ये वो बैटल जीत कर अपने आप को प्रूव करता है। ठीक है, he was promoted to the post of जनरल। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे ये जो एक लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आया था, एक छोटा सा सोल्जर के पोस्ट पे आया था, तो बैटल ऑफ टूलोन के बाद ये क्या बना दिया जाता है, जनरल, और आई मस्ट से आर्मी जनरल बना दिया जाता है, राइट। Soon afterwards he was arrested for treason, however he was saved by luck। ठीक है, राइट। अगेन इन 1795 अब क्या होता है कि इसी के दौरान जब 1793 में ये बैटल ऑफ टूलोन जीत कर आता है, मतलब टूलोन का हीरो बनकर आता है, जब जनरल बन जाता है, तो इसको भी ट्रेजन के अंदर, ट्रेजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह, देशद्रोह के मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन ये वहां पर बच जाता है, वरना इसको भी क्या कर दिया जाता, गुलोटीन कर दिया जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 1795 में ये क्या करता है, ये एक कूप करने की कोशिश करता है। क्या करता है, कूप। ये कूप क्या होता है, तो कहेंगे कि सत्ता पलटना, क्या कहते हैं इसको, सत्ता पलटने की कोशिश करता है, राइट। मतलब ये कूप करता है, मतलब कि पावर को गिराना चाहता है और पावर अपने हाथ में लेना चाहता है, टेकिंग पावर्स इनटू द हैंड, इसको हम कहते हैं कूप, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, और इसको आपके फ्रेंच कहेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज में कूप दे एटेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूप दे एटेथ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है in 1795 Napoleon defended the government from anti-government forces, and for that reason he was rewarded a high position in the army. He got an opportunity to come in contact with big names in the political circle of the France. After that he married Josephine de Beauharnais। ठीक है, ये कुछ ऐसा कुछ नाम है फ्रांस में, फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन हम इसको जोसेफिन कहेंगे, राइट। और कहा जाता है ऐसा कि इसने जोसेफिन से शादी इसलिए की थी, राइट,
ताकि अपना जो पॉलिटिकल करियर है, ठीक है, जो अपना पॉलिटिकल कैरियर है, इसको और मजबूत कर सके, इसको स्ट्रांग कर सके। कि जोसेफिन के पापा जो है वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, फ्रांस के बहुत बड़े जाने माने हस्ती थे, राइट। और इसीलिए जोसेफिन से ये शादी करता है। इट वॉज अ लव मैरिज, बट ये शादी इसीलिए ही करता है, राइट, जोसेफिन से, ताकि और पावर इसके हाथ में आ सके। अब देखिए, अब फ्रांस लिखा है इन 1796 फ्रांस अटैक्ड ऑस्ट्रिया, राइट। ठीक है, तो फ्रांस के बाजू वाला ही देश, मतलब थोड़ा ही दूर एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, वहां पर अटैक करता है फ्रांस। नेपोलियन वॉज गिवन कमांड ऑफ द आर्मी पोस्टेड इन इटली. Here he managed to get support from the French army that comprised of starving and disgruntled young men. Yet he won victory after victory against the much needed stronger Austrian forces. Napoleon returned to France as the nation's brightest star. ठीक है, तो अब देखिए, मैंने कहा ना कुछ ही दूर यहां पर ऑस्ट्रिया है और बीच में है यहां पर इटली, ठीक है, राइट। तो नेपोलियन क्या करता है कि फ्रांस से जो सोल्जर्स आए थे, जो भूखे प्यासे थे, जो बहुत ही गुस्सा थे, उनको कंट्रोल करके ऑस्ट्रिया की पावरफुल आर्मी को हराता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, माइंड दैट, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया ही है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वापस रिपीट करता हूं, ये क्या है, ऑस्ट्रिया ही है। ओके, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑस्ट्रिया को हराता है और जब वापस आता है फ्रांस में, तो क्या है, एज अ नेशंस ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? थम्स अप दीजिए प्लीज। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। यहां पर he came to Paris, ठीक है, जो कहेंगे कि फ्रांस का कैपिटल है एक तरीके से, where the French government was embroiled in a political crisis, ठीक है, in a coup they attacked, ठीक है, overthrowing the government। मैंने कहा ना coup they attack करता है, ये ट्राई करता है कि गवर्नमेंट को हम सत्ता पलट देंगे, पावर अपने हाथ में आ जाएगा। तो ये जब 17 मतलब ये जो 1796 ऑस्ट्रिया का जो वॉर लड़कर आता है बाद में, राइट, तो ये तो एकदम पॉपुलर हो जाता है। अब क्या होता है कि जो फ्रेंच का कैपिटल है, जो फ्रांस का कैपिटल है, वहां पर गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है। जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, जो मोनार्की को हटाकर जो एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी थी, वहां पर सत्ता के लिए लड़ाई हो जाती है और उसमें से कहेंगे नेपोलियन इस अनस्टेबल गवर्नमेंट का फायदा उठाता है और ये बन जाता है फर्स्ट काउंसिल। क्या बनता है, फर्स्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल का मतलब क्या है, जनरली वहां पर पहले डायरेक्टर्स हुआ करते थे और ये डायरेक्टर्स को हटाकर कहता है कि भाई अब जो है 3 काउंसिल्स विल बी देयर। कितना, 3 काउंसिल, मतलब काउंसिल एक तरीके से काउंसिल भी कह सकते हैं, काउंसिल भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, इसमें से नेपोलियन बनता है फर्स्ट काउंसिल, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, और बाकी 2 उसके नीचे होंगे, ठीक है, राइट। तो ये सेकेंड लेवल पे होंगे और उसमें नेपोलियन फर्स्ट लेवल पे आ जाता है। 1804 he became the emperor of France। देखो क्या लिखा है ना कि 1804 में क्या होता है, जब 1799 में जब ये फर्स्ट काउंसिल बनता है तो थोड़ी देर गवर्नमेंट चलाता है, धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे कहेंगे ये एम्परर घोषित कर देता है अपने आप को राजा घोषित कर देता है, ठीक है, राइट। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेपोलियन वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। आफ्टर बिकमिंग एम्परर he centralized the government, created the Bank of France, and reinstated Roman Catholicism as a religion and introduced law reforms called
लॉर्ड नेपोलियन। ठीक है, अब यहां पर जब नेपोलियन राजा बनता है, जब एम्परर बनता है, तो वो कुछ कहेंगे रिफॉर्म्स करता है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था, राइट। जिसमें वो बैंक खुलवाता है, रोमन कैथोलिसिज्म मतलब क्रिश्चियनिटी है, कैथोलिक जो है वहां के कैथोलिक्स मतलब कैथोलिक को अपना एक रिलीजन बनाता है, फ्रांस का रिलीजन बनाता है, इस तरीके से करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके बाद, और लॉ रिफॉर्म्स भी करता है जिसको हम कोड नेपोलियन भी कहते हैं, मतलब नए लॉज बनाता है, लॉ में रिफॉर्म्स करता है, लॉ में चेंजेस करता है। नेपोलियन वॉज ऑल्सो एन एम्बिशियस पर्सन, wanted to control the entire यूरोप। यस, ये बात कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि नेपोलियन जो है दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। और सिकंदर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरीके से क्या है कि फ्रांस इतना सा राज्य, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पोर्चुगल है, यहाँ पर कहेंगे जर्मनी है, ठीक है, राइट, और ऊपर कहेंगे ब्रिटेन है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, इटली है, ये सारे मतलब सब के सब यूरोपियन देशों को ये अपने अधीन लाना चाहता था। He wanted to take control of whole of यूरोप, पूरे यूरोप को ये कंट्रोल में लेना चाहता था। ठीक है, राइट, और बखूबी ये शुरू कर देता है, वॉर शुरू कर देता है, मतलब बहुत सारे वॉर लड़ता है। लेकिन इसकी गलती कहां होती है? इसकी गलती होती है जब ये रशिया पे अटैक करने की सोचता है, वो भी भरी सर्दी में, राइट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नेपोलियन वॉज ऑल्सो एन एम्बिशियस पर्सन wanting to control the entire Europe. He started a series of wars. He defeated Austrians at Marengo in 1800. The victory established French power in Europe. In 1803, Britain declared war on France. Russia and Austria became the allies of the British. क्या मतलब क्या है कि ब्रिटेन भी नेपोलियन से डरता था, इसीलिए ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने बोला कि नेपोलियन सामने से आए उससे पहले ही मैं इस पे अटैक करने की कहेंगे घोषणा कर देता हूं, पहले ही मैं फ्रांस पे अटैक कर देता हूं। तो यहां से बोले रुको, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी आता हूं। रशिया भी आया, बोले रशिया क्यों जाएगा? मैं भी आता हूं। कौन आया? ऑस्ट्रिया आया। ठीक है, और ये तीनों बने एलाइज। एलाइज का मतलब क्या? टीम अप। यहाँ पे एलाई का मतलब साथ में या फ्रेंड्स या टीम, इसको हम क्या कहते हैं? एलाई। ओके, राइट, तो ये एलाई बनते हैं। अब देखिए, नेपोलियन हैड मेड प्लान्स टू अटैक इंग्लैंड। He abandoned his plans, instead attacked Austrian and Russian forces, defeating them at Austerlitz. After this victory, he annexed Prussian lands. Prussian lands का मतलब यहां पर है जर्मनी। ये जर्मनी पे अटैक करता है, which gave him greater control of the Europe. Napoleon dissolved the Holy Roman Empire. सोचिए, जो सबसे बड़ा रोमन एम्पायर था, ठीक है, उसको भी ये डिसॉल्व कर देता है और अपने कब्जे में ले लेता है, फ्रांस के कब्जे में ले लेता है रोमन एम्पायर को, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट है, फ्रांस वॉज अ पावरफुल कंट्री बाय AD 1812। सोचिए, ये भाई साहब आए 1799 में, या कहेंगे कि 1800 में, और पूरे यूरोप में उधम मचा देते हैं, और तकरीबन 1812 मतलब इन अ स्पैन ऑफ 13 इयर्स ये फ्रांस को अपने पावर के मुकाम पर लेके जाते हैं, पीक पे लेके जाते हैं, ये अपने सबसे ऊपर लेके जाते हैं, पावरफुल स्टेट बनाने के लिए फ्रांस को, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, जैसा मैंने बताया आपको, नेपोलियन देन इन्वेडेड रशिया इन विंटर इन ऑफ AD
1812, ठीक है, राइट। लेकिन ये गलती थी, क्यों गलती थी? रशिया और ठंडी, ये दोनों, आपको पता होगा शायद, दुनिया में वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इज साइबेरिया। आप लोग डिस्कवरी वगैरह में देखते होंगे, साइबेरियन प्लेन्स जो है वहां पर कड़ाके वाली ठंडी पड़ती है, राइट। ये उसकी गलती थी और उसको बहुत सारे सोल्जर्स को वहीं पर छोड़कर, मतलब मर गए ठंड के मारे, और उसको वापस हटना पड़ा, ठीक है, राइट। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि ही इन्वेडेड रशिया इन 1812, लेकिन क्या भी विंटर में। दिस वाज अ सीवियर मिस्टेक। द फ्रेंच आर्मी was unable to survive the bitter cold. The tide slowly turned in the favor of the allies, that is the Britain, the Austria, the Prussia and Russia. ठीक है, ये प्रशिया का मतलब समझ लीजिए जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। ठीक है, अब होता क्या है, in March 1814 the French were defeated at Leipzig and Paris fell. ठीक है, मतलब क्या होता है, अब ये चारों लोग फ्रांस पे अटैक करते हैं, फ्रांस पे अटैक करते हैं, और फ्रांस का जो कैपिटल है वो कब्जा कर लेते हैं। नेपोलियन को पकड़ लिया जाता है एंड ही वाज एक्साइल्ड द मेडिटेरेनियन आइलैंड्स ऑफ एल्बा, ठीक है, राइट। और उसको कहेंगे सन्यास, बोले जाइए जाइए आप, और आप जो है एकदम आराम करिए, अब आपका कोई काम नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, ये एल्बा से भी भाग निकलता है, यहां से भाग जाता है, और 1815 में, ठीक है, in 1815 AD, however, he escaped and marched to Belgium with a small army. He was defeated again in the Battle of Waterloo, और ये इसका फाइनल बैटल होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, याद रखिएगा, ठीक है। द ब्रिटिश imprisoned Napoleon at the remote islands of Saint Helena, where he died in 1821. यहां पर नेपोलियन का अंत होता है, नेपोलियन डाइज, ठीक है, नेपोलियन यहां पर फिर मर जाता है, और उसके बाद वापस से वहां पर फ्रांस में रिपब्लिक आ जाता है। ठीक, अब यहां पर नोटिस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है कैंड फूड खाते हैं, मतलब डब्बे वाला फूड, वो टीन में आता है ना, जैसे आपको पता होगा मैगी का ऐड आता है, तो मैगी का ऐड क्या आता है, वो कप सूप आता है, पता है, कप सूप, मैगी कप सूप आता है, और उसमें क्या होता है, बोले कप दिया जाता है आपको, कप को खोलना है और उसके अंदर गर्म पानी डालना है, आपकी मैगी रेडी हो जाएगी, ऐसा कुछ आता है, पता है, याद है आपको? यस यस यस, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी क्या है कि नेपोलियन के द्वारा ऐसा कुछ एंड फूड डेवलप किया गया था। जब ये बहुत सारे वॉर्स लड़ता था तो खाना हमेशा रेडी नहीं मिलता था, द फूड वॉज नॉट रेडी ऑल द टाइम्स, तो ये क्या करता था, खाने को प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए, और उसके अंदर गर्म पानी डाल के वापस से उसको एकदम फ्रेश बनाने के लिए इसने ऐसा कुछ ढूंढा था, वही है। देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है, all through his military career Napoleon and his armies usually kept away from home for so long, the food they used to carry with them would ever spoil after a day or two. It is said that once Napoleon sent out a notice to all the nation's top scientists to come up with a way to preserve the food for a long time, and he announced reward for the scientists who could do so. This led to the invention of canned food. टीन का डिब्बा आता है ना, आप लोग देखे होंगे, जैसे है ना इंस्टेंट खमण, इंस्टेंट ढोकला, क्या करना है आपको, इंस्टेंट उपमा, राइट, वो पैकेट खोलना है, उसको गर्म पानी में डाल देना है, बस दैट्स इट, राइट, और आपका इंस्टेंट वाला रेडी हो जाता है ना, ठीक है।
तो वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में कैंड फूड मिलता है, मतलब सब्जी, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला या जो भी है, ठीक है, ये ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में होता है और प्रिजर्व होता है। बस इसमें करना क्या है, गर्म पानी डाला और खाना रेडी हो गया, तो उसको कहते हैं कैंड फूड। और ये किसको जाता है इसका मतलब इसके लिए, तो नेपोलियन भाई साहब को, नेपोलियन भाई साहब ने सारे साइंटिस्ट को बोला भाई साहब कुछ ऐसा युक्ति लगाइए, कुछ ऐसा आइडिया लगाइए जहां पर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि भाई मेरे सोल्जर्स भूखे ना मरे। तो भाई क्या आया, कैंड फूड आया। ओके, और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है।